हाय गाइस, मेरा नाम है अमित कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या है? हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं जिसे हम कोहेसिव फोर्सेस के भी नाम से जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हर एक बॉडी जो है वो नेचर में इलास्टिक होती है। इट मीन्स कि जब बॉडी पे आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में डिफॉर्म होगी। सपोज यहाँ पे मैंने P फोर्सेस लगाया जो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये बॉडी क्या करेगी, इस फोर्स के डायरेक्शन में डिफॉर्म होगी। बॉडी इस फोर्स के डायरेक्शन में डिफॉर्म होगी। ये आपके P फोर्सेस हो गए। ये बॉडी पहले इस शेप में था, अब ये डिफॉर्म होकर के इस शेप में हो गया। तो जैसे ही बॉडी डिफॉर्म होना स्टार्ट करती है, इनके जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है, इस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट एक इंटरनल रेजिस्टेंस को सेटअप करता है। यहाँ पे दो मैं क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन A एंड क्रॉस सेक्शन B। इन दोनों क्रॉस सेक्शन पे मैं ये रेजिस्टिंग फोर्स को शो कर रहा हूँ। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसके अगेंस्ट है जो रेजिस्टिंग फोर्स को सेटअप करती है। इसको आप फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिंग फोर्स बोल सकते हो या इंटरनल फोर्स बोल सकते हो। ये क्या करती है, ये मॉलिक्यूल्स इस फोर्स के अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस को सेटअप करती है। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका सेटअप हो रहा है या रेजिस्टिंग फोर्स सेटअप हो रहा है और जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे सेटअप हो रहा है, इन दोनों का आप रेशियो करोगे तो आपको स्ट्रेस देगा। मीन्स कि स्ट्रेस जो है ये रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स जो रेजिस्टिंग फोर्स लगता है ये हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। मीन्स कि जब भी ये रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट होगा तो जो आपका एक्सटर्नल लोड लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। अभी इसको मैथमेटिकली निकालने के लिए हम मेथड ऑफ सेक्शन का यूटिलाइजेशन करेंगे। मेथड ऑफ सेक्शन में हम क्या करते हैं, इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस बॉडी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ पे XX क्रॉस सेक्शन ले लिया, ठीक है। तो ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। ये आपका एक्सटर्नल लोड हो गए P, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 1 जो हो जाएगा ये आपका एक्सटर्नल लोड हो गया P, ये पार्ट 1 हो गया, ये आपका पार्ट 2 हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी आप एक्सटर्नल लोड को लगाओगे तो इसके इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिंग फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको सपोज F मान लिया। ये जो रेजिस्टिंग फोर्स लग रही है उसको मैंने F मान लिया। सेम इस पार्ट जो सेक्शन 2 बॉडी है इसमें भी आपका रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा F। तो डेफिनेशन क्या कहता है, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स क्या है आपका F और एरिया A, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बोलेंगे, ठीक है। अभी ग्रीक लेटर सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। और प्रैक्टिकली क्या होता है कि किसी भी बॉडी में जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, ये इसको प्रैक्टिकली डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है कि बॉडी के अंदर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, हम इसको प्रैक्टिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जो भी डेली लाइफ के जो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होते हैं या जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके जगह पे हम इस एक्सटर्नल फोर्स को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे आपका F के इक्वल इन मैग्नीट्यूड में क्या लग रहा है, P है, तो हम इस F को P से रिप्लेस कर देंगे। मीन्स कि ये हो जाएगा P/A। मैथमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, बट इसका जो डेफिनेशन होगा वो डेफिनेशन बोलेगा रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम बोलेंगे डेफिनेशन की फोर्स पर यूनिट एरिया है तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। इस फॉर्मूला के यूटिलाइजेशन सिर्फ हम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं, बट इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है वो रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमेशा याद रखना, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो इसका एक्चुअल डेफिनेशन होता है। अभी हम इसके यूनिट के बारे में जानते हैं। तो स्ट्रेस का जो डेफिनेशन है वो रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये जो है इसका SI यूनिट है। फोर्स का SI यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसे हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं। इसके कुछ बिगर यूनिट्स भी होते हैं, जैसे आपका किलो पास्कल हो गया, ठीक है। तो 1 किलो पास्कल को हम लिख सकते हैं 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
ठीक है। 1 मेगा पास्कल हो गया, इसे हम लिख सकते हैं 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। 1 गीगा पास्कल हो गया, इसे हम लिख सकते हैं 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है। यहाँ पे मैं 1 मेगा पास्कल का एक और बताना चाहूँगा। इसमें 1 मेगा पास्कल को हम 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? तो हम जानते हैं कि 1 मेगा पास्कल जो है वो 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अभी आप मीटर को mm में चेंज करोगे तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप 1 मीटर स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 × 1000 mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि 10⁶ हो गया। इस 10⁶ को जब आप यहाँ पे पुट करोगे इस वाले में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁶ न्यूटन तो ऑलरेडी ऊपर था, नीचे मीटर स्क्वायर है, उसको mm में चेंज करेंगे तो 10⁶ mm स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिल जाएगा। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या है? तो स्ट्रेन जो है वो आपका मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन है। क्या है? मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, बॉडी जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में डिफॉर्म होती है। ठीक है, तो सपोज ये L लेंथ का बॉडी है, ठीक है, ये डिफॉर्म होकर के आपका ΔL इसमें डिफॉर्म हो गया। ठीक है, ये लेंथ की बॉडी है, P फोर्सेस लगा रहे हैं। तो स्ट्रेन कहता है कि जो बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ वो एक्चुअल जो आपका डायमेंशन है, ओरिजिनल डायमेंशन के कंपेयर में कितना डिफॉर्मेशन हुआ, ये बताता है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन इज नथिंग बट इट इज़ अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। जो बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रही है वो ओरिजिनल डायमेंशन के कंपेयर में कितना डिफॉर्म कर रही है, वो आपका स्ट्रेन बताता है। तो स्ट्रेन जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो आपका चेंज इन डायमेंशन हुआ, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायमेंशन इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि लेंथ में ही चेंजिंग हो, विड्थ में भी हम चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम में भी हम चेंज कर सकते हैं। इस तरीके हम बहुत सारे यहाँ पे क्वांटिटी को पुटअप कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डायमेंशन लिखा है। अभी इस फिगर के अकॉर्डिंग चले तो डायमेंशन यहाँ पे चेंजिंग कितना हो रही है, चेंज इन डायमेंशन क्या हो रहा है इस बॉडी में, इस बॉडी में P फोर्स लगा रहे हैं, उसके कारण जो डिफॉर्मेशन हुआ, जो चेंज इन डायमेंशन हुआ वो ΔL हुआ। और ओरिजिनल डायमेंशन कितना था पहले इसका, L था, L लेंथ था, L। इसको जो स्ट्रेन है उसको ग्रीक लेटर एप्सिलॉन से हम इंडिकेट करते हैं, तो हमें मिल गया स्ट्रेन इज इक्वल टू ΔL/L। इसको हम दूसरे वे में भी दिखा सकते हैं। दूसरे वे में दिखाने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन को आप लिख सकते हो टोटल डायमेंशन माइनस जो आपका ओरिजिनल डायमेंशन था वो, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डायमेंशन आफ्टर डिफॉर्मेशन क्या होगा, ये आपका L और ये ΔL दोनों ऐड हो जाएगा, तो L प्लस ΔL जो है ये आपका टोटल डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, माइनस आपका ओरिजिनल डायमेंशन था और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन कितना है, L है। अब यहाँ देखो L प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या मिलेगा हमें, ΔL/L। तो हम इसे इस वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका हो गया स्ट्रेन। स्ट्रेन का अगर आप दोनों नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों अंश और हर देखोगे तो इसमें क्या है कि दोनों क्वांटिटी जो है वो सेम यूनिट का है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे इसका यूनिट mm लोगे तो इसका भी यूनिट mm होगा और ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। इट मीन्स कि जो स्ट्रेन की जो यूनिट होती है वो यूनिट लेस होती है, मीन्स कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो बोल सकते हैं कि स्ट्रेन जो है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा उसमें मैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में जानेंगे।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।